बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जाए? और ऊपर से तुर्रा ये कि जब ऊपरी कोर्ट से साबित होगा तब हम टिकट देना बंद कर देंगे। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है सर। और अगर देखिए तो एक अलग किस्म की सिंपैथी भी दिखाई देती है इन पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे अपराधियों के प्रति। उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ था, मधुमिता हत्याकांड। एक महिला थी और एक दबंग नेता अमरमणि त्रिपाठी उसके पीछे था, अमरमणि त्रिपाठी। और अमरमणि त्रिपाठी जेल में हैं। वो टिकट नहीं पा पाने की जब कानूनी बाध्यता हुई, बावजूद उसके पार्टी उनके पीछे है, उनके परिवार के लोगों को पुश कर रही है। तो अब अमरमणि त्रिपाठी भले ही कानूनी रूप से टिकट न पा पाए, लेकिन पार्टी की मंशा बिल्कुल दिखाई देती है कि हम उनके साथ हैं। और ये मंशा बहुत खतरनाक है। ठीक है। सीधे अपराधी को साबित होने के बाद भी अगर पार्टियां बैक कर रही हों तो स्थितियां तो बहुत विपरीत हो जाती हैं। इसी तरीके से एक पार्टी में रहते हुए अगर आप बलात्कार के आरोपी हैं और उस पार्टी ने मान लीजिए कोई तेवर दिखाए और टिकट नहीं दिया, लेकिन दूसरी पार्टी ने दे दिया, तो सवाल तो बात वही है कि सारे राजनीतिक दल अपराधियों के पीछे तू नहीं और सही और नहीं और सही, व्यक्ति तो वही है, अपराधी वही है, उसका सिंबल बदल जाता है। जी गोविंद पंत राजू, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे बताइए, मेरे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत दुखद है, इसको कहेंगे, कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब अपने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के आखिरी दौर में थी, तब उन्होंने कुल 35 लोगों की फांसी की सजा को माफ किया, जिनमें 5 बलात्कारी थे जो दोषी करार दिए गए थे। उनको फांसी हुई थी, उनकी सजा को माफ किया गया। इसमें 15 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार कर उसे और उसके परिवार वालों को हत्या कर देने वाले धर्मेंद्र सिंह और नरेंद्र यादव की मौत की सजा को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने क्यों माफ किया? वो इसलिए कि उस वक्त के जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने लिखित में सिफारिश की। अलीगढ़ का पूरा मामला था और इसमें लिखा कि साहब, इन दोनों परिवारों के बीच कटुता का इतिहास रहा है। यह अपराध लालच, कामुकता और पारिवारिक झगड़े के चलते हुआ, जो कि अनकॉमन है। अगर देश का गृह मंत्री इस तरह की लाइनें लिखेगा और बलात्कारियों को, जो सुप्रीम कोर्ट से, एपेक्स कोर्ट से सजाए मौत पा चुका हो, उसकी फांसी की सजा को मुलतवी कर दिया जाएगा और उसे उम्र कैद में तब्दील किया जाएगा, तो इंडिया गेट हो, चाहे हजरतगंज हो, चाहे कहीं कुछ हो, बलात्कारियों के खिलाफ हम कितने भी प्रदर्शन कर लें, लाठियां हमारे ऊपर ही पड़ेंगी, फांसी का प्रावधान नहीं बनेगा। गोविंद जी, ये आंकड़े तो ये बताते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। और ये जो बात है कि सत्ता का जो चरित्र है वो ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को बचाने की कोशिश करता रहा है हमेशा से। और अमरमणि का ही मामला अगर आप देखें, अमरमणि पर जब आरोप लगे थे, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे खिलाफ जरा सा भी बात सच पाई गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और उन्होंने बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश की थी कि इस मामले से उनका दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। अभी मायावती जी की बात त्रिपाठी जी ने कही, लेकिन जब बादावाला शीलू कांड हुआ था, उस वक्त शुरुआती दौर में उसी बच्ची पर यह आरोप लगा दिया गया था कि वो चोर है, उसने चोरी की है विधायक के घर से। और पुरुषोत्तम द्विवेदी को बचाने के लिए लखनऊ में 5th फ्लोर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस 5th फ्लोर के इशारे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि वो लड़की चोर है। वो तो मीडिया का दबाव था, स्थानीय एक तरह का आंदोलन था, लोगों का दबाव था कि वो एक लॉजिकल एंड तक बात गई। गोविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। किरण बेदी साहिबा इस वक्त जुड़ गई हमारे साथ। किरण बेदी जी, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। ऊंचा बोलना पड़ेगा, मुझे सुनाई कम दे रहा आपका। बिल्कुल, मैं बहुत ऊंचा बोलूंगा, मैं इतना ऊंचा बोलूंगा कि राष्ट्रपति भवन तक आवाज पहुंचे। मैं इंडिया गेट पे खड़े होकर ऊंचा बोलता हूं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं सुनते। आप सुन लें तो मुझे बहुत खुशी होगी, संतोष मिलेगा। अभी सुनाई दे रहा है, ठीक है जी, ऊंचा बोल रहा हूं। मुझे बताइए, आखिरकार क्या होना चाहिए जब देश की पिछली राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 5 बलात्कारियों की सजा इसलिए माफ कर देती हैं कि उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम चिट्ठी लिखते हैं कि साहब इनको माफ कर दिया जाए और सजा माफ हो जाती है। ऐसी अंधी गूंगी बहरी सरकार से हम क्या उम्मीद करें? देखिए, ये जो लोग ताकत की पोजीशन में रहे, ये सिर्फ पुलिस को इस्तेमाल करते रहे और उनका काम चलता रहा। उनको सिक्योरिटी मिल गई और जब किसी ने एजिटेट किया अपने हक के लिए और जो इनको सूट नहीं करा, इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल कर दिया। तो बटालियन तो बहुत ज्यादा है, थाने में लोग बड़े कम है। तो बात यह है कि इनको ये जानते ही नहीं है कि कॉमन मैन की पुलिसिंग चाहिए क्या, ये जानते नहीं है। और जो लोग जानते थे
उनको इन्होंने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया और किनारे लगा दिया। ठीक है। आज आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, आपने क्रिएट ही नहीं किए हैं जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पुलिसिंग को जानते हो। ठीक है। ऊपर से भ्रष्टाचार इतना आ गया जिसकी वजह से पुलिसिंग टूट गई आम आदमी के लिए। अब आपके पास 3 तरीके की पुलिसिंग रह गई, वीआईपी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और एंटी टेरर। एंटी टेरर के लिए तो एनएसजी आ जाएगी, तो आपके लिए वीआईपी सिक्योरिटी के लिए रह गई और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बने हैं जो कि भारत सरकार खर्चा करती है, ठीक है। जैसे इंडिया रिजर्व है, सीआरपीएफ है, ठीक ये है। है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। आम आदमी के लिए जो पुलिसिंग होती है, जो कि स्टेट बजट से पैसे लगते हैं, वो तो स्टेट ने कभी खर्चा किया ही नहीं, क्योंकि स्टेट बजट तो दूसरी चीजों में जाता ठीक बात है। पुलिसिंग के लिए नहीं जाता। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, हकीकत ये है कि आज का नेतृत्व जानता ही नहीं है कि आम आदमी की पुलिसिंग होती क्या है। ठीक है, किरण बेदी जी बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आम आदमी की पुलिसिंग होती क्या है, इससे ऊपर अलहदा एक सवाल यह है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं, अगर उनके ही दामन में बलात्कार के आरोप लगे हों, बलात्कार के छींटे पड़े हों, सलाखों के पीछे हों, साबित हो चुका हो, तो हम फिर इंसाफ के लिए किसके पास जाएं? ये आंकड़े हमारे पास हैं। चिदंबरम साहब उस वक्त गृह मंत्री, ये बलात्कारियों के मुकदमे जो सजा है उस सजा को कम कराने के लिए चिट्ठी लिखते हैं प्रेसिडेंट साहब को, और जो हमारे पास इलेक्शन वॉच के जो आंकड़े हैं वो ये सब साबित करते हैं कि खद्दर के पीछे किस तरह से लोग इज्जत आबरू तार तार कर रहे हैं। तो हम इंसाफ की उम्मीद किससे करें अमिताभ जी? देखिए, एक वक्त था जब थानों में जाने में डर लगता था। हाँ। लगता था कि भाई थाने में अकेले बहू बेटी जाए तो सुरक्षित नहीं। हाँ। वो रिपोर्ट तो बाद में लिखवाएगी, पहले एक हादसा और हो जाएगा वहां। जिस ढंग के अभद्र आचरण वहां होते थे। अब मेरा अपना तजुर्बा, व्यक्तिगत तजुर्बा ये कहता है, हमको त्रिपाठी जी माफ करेंगे, अधिसंख्यक राजनेताओं के पास अकेले जाने में बहु बेटियों को डर लगता है। त्रिपाठी जी, एमएलए साहब और एमपी साहब से कोई अकेले मिलना नहीं चाहती महिला। नहीं, क्यों? क्यों? कहीं ना कहीं नजरगंदी है। और मैं फिर बार बार कहता हूं, मैंने जब से ये मुद्दा आया एक ही स्टैंड रखा, डेविएट किया ही नहीं अपने को। ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, खलासी, मूंगफली बेचने वाला, दारू बेचने वाला अगर अपराध करता है तो उसका क्वांटम मेरी नजर में दूसरा है। एमएलए अपराध करता है, दरोगा अपराध करता है, तो उसका क्वांटम दूसरा है। वो अक्षम्य है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नजीर होती है। ठीक बात है। अरे भाई, गिरहकट ने जेब काट ली तो कौन सी आसमान फट पड़ा? उसको 4 डंडे मार के बंद तो किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई माननीय गिरहकट हो जाए तो कौन बंद करेगा? हाकिम से कौन कहे कि आप नंगे बैठे हैं? बताइए, एक पुरानी मसल है, राजा से कौन कहे आप नंगे हैं? कोई नहीं कह सकता ना। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक मंत्री हैं, मनोज कुमार पारस, गोविंद पंत राजू जानते हैं, नगीना के पराक्रमी पुरुष हैं। और यह भी मैं साफ कर दूं, उन पर जनवरी 2007 में बलात्कार का मुकदमा लिखाया गया, गैंगरेप। वो भी गैंगरेप में थे, साधारण रेप में नहीं, क्योंकि साधारण रेप से तो पराक्रम कम हो जाता। गैंगरेप में थे, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। क्यों? उसका भी कारण जान लीजिए मुझसे। क्योंकि उस वक्त मुलायम सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो अदालत के हस्तक्षेप से रिपोर्ट लिखी गई, हाई कोर्ट में मामला गया, गिरफ्तारी का वारंट हुआ, स्टे ले आए। अब 13 जनवरी को उनकी फिर तारीख है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जिन पर गैंगरेप का आरोप है। ये बच्चियां कहां जाएं? ये कहां जाएं? किससे कहें? ये बड़ा सवाल है, ये नैतिक संकट है। इसलिए मैं कहता हूं, जड़ को ठीक करिए, पत्ते गिनने से कुछ नहीं होगा। ये ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, खलासी, छोटे मोटे अपराधी, राजा ठीक हो तो ये सब ठीक हो जाए। राजेश त्रिपाठी जी, मुश्किल वहां पर है। मुश्किल मायावती जी के समय में भी ऐसा लगा कि शायद विधायकों में बलात्कार की एक प्रतिस्पर्धा सी हो गई थी। ये ठीक है, मायावती ने उनको बंद किया, लेकिन बंद दूसरे चरण में किया, जिस ओर गोविंद इशारा कर रहे थे। पहले चरण में बीएसपी ने भी उनको बचाने की कोशिश की। राजेश त्रिपाठी जी रिएक्शन देंगे? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। गोविंद पंत राजू जी की बात और मैं अमिताभ जी की बात सुन रहा था।
यकीनन बाधा का जो प्रकरण आया था शुरुआती दौर में ये बात आई थी जो आप कह रहे हैं, लेकिन ज्यों ही हमारी नेता को सच्चाई का पता लगा, सख्त कदम उठाने में एक पल की भी देरी नहीं किया उन्होंने। हमारी नेता में यकीनन अपराध जिस तरह के आए थे वो शर्मनाक थे, लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि अमुक सरकार में, सपा सरकार में मिनिस्टर बनाया गया है और वो ऑलरेडी अभी 14 जनवरी में उसका मुकदमा आ रहा है, मगर जो ही हमारी नेता अगर बीएसपी की मुख्यमंत्री उस समय रही होती तो यकीनन कहती कि हमें नहीं करेंगे। बांदा से सुनिए त्रिपाठी जी, बांदा से 4 मंत्री थे, बांदा से सरकार में 4 मंत्री थे। माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, दद्दू प्रसाद और एक दो लोगों को राज्यमंत्री का दर्जा लालबत्ती घूमती थी। अगर उस क्षेत्र के बारे में उस क्षेत्र के विधायक ने क्या कुकर्म किया है ये पता करने में मुख्यमंत्री जी को थोड़ा वक्त लगा, 1 महीने का भी अगर वक्त लगा ना तो ये भी बहुत शर्मनाक है। मानिए इस चीज को आप। देखिए, मैंने ये कहा कि जो ही हमारी नेता को इस बात की जानकारी मिली, जिस वजह से देर हुई होगी, निश्चित रूप से उन अधिकारियों को फटकार मिली, उन मंत्रियों को फटकार मिली, लेकिन जो उन्हें मौका मिला तो उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। यकीनन महिलाओं के प्रति हमारी नेता पूरी तरह से संवेदनशील है और अपराधियों से नफरत करने वाली नेता है वो। देखिए राजेश त्रिपाठी जी, इस बहस को मैं बहुत आगे नहीं ले जाऊंगा कि मायावती जी अपराधियों से नफरत करती हैं या नहीं। एक बात कहूंगा, इस पर जिरह में नहीं जाऊंगा क्योंकि नहीं तो मेरा इशू जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। मैं किसी दिन आपके साथ चर्चा में बैठूंगा, मैं 100 उदाहरण गिना दूंगा कि ऐसे अपराधी जिनके अपराध के कुकृत्यों से पूरा प्रदेश वाकिफ है, उनको भी मायावती जी ने समय पर गले लगाया। मैं इसे बता दूंगा 100 उदाहरण। इसलिए ये कोई बहस नहीं करे कि हमाम में बाकी नंगे थे, हम कपड़े पहने थे। ये नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। ये प्रवृत्ति छोड़िए। लोकतंत्र का नाश हो रहा है, इसीलिए लोकतंत्र जिंदा है लेकिन हम शर्मिंदा हैं। नहीं त्रिपाठी जी, बहस में नहीं जा रहा। नहीं, आपको स्वीकार कर रहा हूं पार्टी की सफाई राजनीतिक दलों में किसी दिन बसपा। मैं कहीं से भी क्लीन चिट की बात नहीं कर रहा। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अपराधी, बलात्कारी या अपराधी तत्व के लोग जो हैं वो राजनीतिक दलों के चंगुल में पूरी तरह से। आप मुझे एक बात, एक लाइन त्रिपाठी जी, नहीं, उत्तर प्रदेश में एक लाइन बताइए। धनंजय सिंह आपके साथ हो तो संत, दूसरे के साथ हो तो अपराधी। मुख्तार अंसारी आपके साथ हो तो उनमें सुधार की इच्छा शक्ति जाग गई, दूसरे के साथ हो तो अपराधी। चुलबुल आपके साथ हो तो महामंडलेश्वर, दूसरे के साथ हो तो अपराधी। 100 नाम गिनाऊं? उत्तर प्रदेश की रग रग से वाकिफ हूं, कोई गांव गली मोहल्ला चौराहा ऐसा नहीं जिस पर मैं जानता नहीं। इसलिए इस तर्क में नहीं जाइए। नहीं त्रिपाठी जी, इस तर्क में जाइए नहीं। राजनीतिक दलों को इस तर्क में पूरी तरह से चंगुल में किया हुआ है। इस तर्क में मत पड़िए, इस तर्क में मत पड़िए। जनता इस तर्क से बहुत चिढ़ती है। एक बात मैं कहूंगा, वहीं पर यह शो समाप्त करूंगा। लगभग 100 विधायक उत्तर प्रदेश की मौजूदा असेंबली में ऐसे हैं जिन पर राजनीतिक अपराध जो होते हैं, 144 तोड़ देना, सरकारी काम में बाधा, इनको मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक लोगों पर लगते हैं मुकदमे। वो नहीं, गंभीर आपराधिक मामले हैं लगभग 100। इसका मतलब 402 की असेंबली, यानी 25%, 1/4 हार्डकोर अपराधी। उस असेंबली से हम क्या उम्मीद करें? ठीक बात है। इसलिए आजादी आई थी, इसीलिए ये खलासी और ड्राइवर और कंडक्टर बेलगाम होते हैं और अपराध करते हैं। ठीक बात है। दिल्ली में एक गैंग रेप हुआ, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमको शर्म आती है कि जिस प्रदेश के हम निवासी हैं उस प्रदेश में गांव गांव, गली गली, शहर शहर ये हो रहा है जी। और वहां पुलिस शामिल है जी। पुलिस के अधिकारी नेम्ड हो रहे हैं, कर्मचारी नेम्ड हो रहे हैं। ऐसा शासन इसलिए क्यों? और आप सभी का शुक्रिया करें, उससे पहले आप सभी से गुजारिश ये करते हैं कि हमारे पास हमारे किसी एक जागरूक दर्शक ने फेसबुक के जरिए एक गाना भेजा है। ये उन्होंने खुद कंपोज किया या उनके पास कहीं से आया। हम चाहते हैं कि उसमें जो आक्रोश है बलात्कारियों के खिलाफ, उस आक्रोश को ध्यान से महसूस कीजिए। उस गाने के बाद मैं आपका शुक्रिया करूंगा। जी, ये देखिए। कूट कूट के मारो जब तक मरते नहीं ये साले, शर्माती है कहते हुए कि हम है दिल्ली वाले। ना जाओ जंतर मंतर, ना धरना कहीं लगाओ,
इन कुत्तों को पब्लिक में ही अब जिंदा जलाओ। बेबसी वो लड़की चीखी होगी, चिल्लाई होगी, ये दरिंदे साले इनको जरा शर्म न आई होगी। जो किया इन्होंने वो ही दोबारा दोहराओ। एक एक करके दिल्ली वालों इनके अंदर